मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज बाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। और आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हम रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं क्या कह रही है पिच रिपोर्ट, किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों के आज के सेशन के लिए। अमेरिका में एक दमदार सेशन लगातार छठे दिन तेजी होती हुई दिखी और 125 पॉइंट की रिकवरी के साथ डाउ बंद होता हुआ नजर आया। नेस्डेक में भी अच्छी खासी तेजी और एसएनपी भी लगभग 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। एशियाई बाजारों पर देखिए, बराक ओबामा ने आज सुबह जो स्पीच दी उसके बाद एशियाई बाजारों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से जरूर आती हुई दिखी है। थोड़े हल्के होते हुए दिखे, लेकिन मिला जुला कारोबार है। कुछ हरे निशान में, कुछ लाल निशान में। एसजीएक्स निफ्टी भी जो कल देर रात तक 25-30 पॉइंट तक की तेजी दिखा रहा था, थोड़ा सा हल्का होता हुआ यहाँ पर 5-6 पॉइंट के यहाँ पर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन हमारे अपने संकेत भी अहम होंगे। कल भारतीय बाजारों में एक बेहतरीन क्लोजिंग रुपए में आती हुई दिखी, खासतौर से बाजार बंद होने के बाद रुपए ने काफी और बेहतरीन मजबूती दी है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हमारे लिए होगा। और साथ ही हमारे यहाँ की खरीदारी के एफआईज के आंकड़े, इन सबके बीच में ओबामा का स्पीच थोड़ा सा मूड हल्का करता हुआ नजर आ रहा है। बताइए नीरज, क्या रणनीति रहेगी आज के लिए आपकी टीम की? रणनीति अनिल जी, जिस तरीके से कल एकदम निफ्टी ने जबरदस्त तेजी दिखाई, उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पे आप जा चुके हैं, तो सावधानी रखनी चाहिए। और हमने इसलिए टीम में गेंदबाजी शामिल की है। दो चीज़ें जो सेलेक्टर्स को परेशान करें, तो ये कल निफ्टी अगर आप देखें तो अपने हाइस पे जाके वो बंद हुआ है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास। बैंक निफ्टी अपने लोज के आसपास जाके बंद हुआ है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आपको बैंक शेयरों में देखने को मिली है। तो सेक्टर्स को लगता है कि बड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। और जो अब तक की स्ट्रेटजी है कि हर राइस पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो 5900 के ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मिली जुली टीम है। 4 हमने कम से कम गेंदबाजी शामिल की। अनिल जी, आपकी स्ट्रेटजी? वैसे बल्लेबाजी करने का मूड है और निफ्टी के बाहर बल्लेबाजी करने का मूड है। ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप साइड पर हैं, हमें लगता है कि आज तेजी वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि दिग्गज काफ़ी चल चुके हैं। तो अब शायद मिड कैप्स की बारी है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत ऊपर के लेवल्स पे है। और जाहिर सी बात है कि बैंकिंग शेयर सबसे पहले कमज़ोर होने के संकेत भी दे रहे हैं, तो वहाँ से ही संकेत लेना होगा। उस लिहाज से कुछ एक गेंदबाज हम भी टीम में शामिल कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स और खरीदारी का इरादा हमारे सिलेक्टर्स मानकर चल रहे, तो उस लिहाज से बल्लेबाज ज़्यादा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर। बताइए, शुरुआत किसके साथ करेंगे पारी की आप? शुरुआत सीमेंट शेयर अल्ट्राटेक से ही करना चाहेंगे। कल टीम में हमने शामिल किया था और हमारा मानना था कि इसमें ज़बरदस्त तेजी आएगी, और कल बेहतरीन तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। और कई सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं इसमें। और सेक्टर्स का अभी भी मानना है कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। फंडामेंटल रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। नया सीज़न शुरू हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, उन सबका ही फ़ायदा मिलेगा। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपको 1750 तक के टारगेट के लिए अप्रोच इसमें करना चाहिए। और कल आप देखिएगा अंबुजा सीमेंट जो था, वो उसने अपना वो वाला हाइज फिर से अचीव किया जो मर्जर से पहले के था। तो यानी सेक्टर्स को लगता है कि पूरे दिग्गज सीमेंट शेयरों में बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। 1690 के आसपास स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा के ट्रेड करें। बाटा अगला स्टॉक होगा, और सेलेक्टर्स का मानना है कि पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर जो होते हैं, ये इस स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं। तो इस वजह से सेक्टर्स को यहाँ लगता है कि बाटा में आपको नज़र रखनी चाहिए। और जिस तरीके से बुयांसी दिख रही है, तो वहाँ पर रिटेल और कंजम्पशन स्टॉक जो डोमेस्टिक मार्केट के, वहाँ पे काफ़ी फोकस होना चाहिए। बाटा उन्हीं में से एक है। सेक्टर्स को काफ़ी पसंद आ रहा, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। तो यहाँ पे 860 या उससे ऊपर के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलना चाहिए। 842 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए। अनिल जी, आईओबी ये होगा ओपनर। हालांकि बैंक शेयरों में दबाव जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आईओबी को ओपनर के तौर पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वायदा कारोबार का स्टॉक और 2 बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं जिसकी वजह से हमने इसे ओपनर का दर्जा दिया है। पहली खबर तो ये कि आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया है कि वो अपनी जितनी कैपिटल है उसका 100% बोरो कर सकें विदेशों से। और जाहिर सी बात है कि ऐसे बैंक्स जिन्हें कैपिटल की जरूरत है उनके लिए बेहद पॉजिटिव है। तो अगर 100% ओवरसीज बोरोइंग की अनुमति मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि लो कॉस्ट फंड्स यहाँ पर बैंक्स को मिल पाएंगे। और ये
खासतौर से PSU बैंक्स के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है और उस लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि ऐसे बैंक्स जहां पर सरकार की तरफ से कैपिटल इन्फ्यूजन आना बाकी है वहां पर यहां पर एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है और उस लिहाज से IOB के लिए हम ये एक पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी IOB को सरकार को लगभग 1850 करोड़ के शेयर्स अलॉट करने हैं और वो जो अलॉटमेंट होगा वो 77 रुपये 85 पैसे पर होगा। आगे पीछे ये इक्विटी इन्फ्यूजन सरकार की तरफ से आता हुआ दिखेगा, ये देर सवेरे वक्त की बात है, तो ऐसे में ये पैसा जो आता हुआ दिखेगा वो इसकी बुक वैल्यू को काफ़ी बेहतरीन करेगा और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इससे पहली बात तो ये कि बुक वैल्यू बेहतर होने से रेशियोज बेहतर होंगे, साथ ही Tier 1 और Tier 2 कैपिटल में काफ़ी मदद मिलेगी जिससे कि बैंक की लीवरेज कैपेसिटी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये दो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है जिसकी वजह से हम IOB को यहाँ पर खरीदारी करने का एक मौका देख रहे हैं। 48 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें आप IOB को, और 43 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर लगा लें। इसके अलावा दूसरा ओपनर होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है, इनके पास जो ING के साथ में इंश्योरेंस JV में जो अच्छी खासी स्टेक है वो स्टेक बेच कर ये निकलना चाहते हैं, नॉन कोर बिजनेस है और एग्जिट करना चाहते हैं। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कई विदेशी कंपनियों से इनकी जो बातचीत चल रही है वो शायद अब यहाँ पर बेहतर होती हुई यहाँ पर आगे चलते हुए यहाँ पर स्टेक बिकती हुई नजर आए। इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्टेक बिकेगी उसमें लगभग दुगुना मुनाफा एक्साइड को होता हुआ दिखेगा, तो काफ़ी अच्छी खासी प्रीमियम पर बिकेगी और उससे काफ़ी प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि एक अच्छा मौका एक्साइड में बन सकता है और ये अनाउंसमेंट कभी भी आने की तैयारी में शायद अगले 2-4 दिनों में ये आपके सामने आता हुआ नजर आए और अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि एक्साइड के लिए बेहद पॉजिटिव होगा। उस लिहाज से 135 रुपये के टारगेट के साथ हम खरीदारी का एक मौका देख रहे हैं। 126 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक्साइड में खरीदारी की जा सकती है। तो दोनों ओपनर यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज के तौर पर, और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। रिलायंस इंडस्ट्रीज भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सेक्टर्स ने चुना और उनका मानना है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए खरीदारी की। काफ़ी करेक्शन भी हुआ इसमें हाल फिलहाल में, उसके बाद से फिर से बाउंस बैक हुआ है। तमाम सारे इसमें जो नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो भी इसके लिए सपोर्टिव हैं। बड़े इनके जो प्लान है उसको मंजूरी भी DGH से मिल चुकी है एक्सप्लोरेशन की। तो सेक्टर्स को लगता है कि रिलायंस पे आपको नजर रखनी चाहिए। हर गिरावट में इसमें आप पोजिशनल ट्रेड के लिए एक्युमुलेट करें और ट्रेडिंग के लिहाज से तो डेफिनेटली इसको खरीदना ही चाहिए। अगर आज बाजार को संभाल सकता है कोई स्टॉक तो रिलायंस ही होगा। हालांकि हमारे सेलेक्टर्स ये मानते हैं कि ऊपरी लेवल से थोड़ी बिकवाली आनी चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेंथ कहीं से मिलेगी इंडेक्स को तो वो रिलायंस ही होगा। 912 के टारगेट के साथ इसमें बाइंग करके आपको चलना चाहिए। अनिल जी, डिश टीवी ये होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि यहाँ पर खरीदारी के बेहतरीन मौके हो सकते हैं। हाल ही में एक दिग्गज FI JP मॉर्गन की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की रिपोर्ट भी आई और उन्होंने लगभग 90 रुपये के लक्ष्य डिश टीवी के लिए दिया। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इस तिमाही में डिश टीवी ने लगभग 14 लाख सब्सक्राइबर्स यहाँ पर एडिशन किया और ये अब तक का हाईएस्ट एडिशन है और अब आगे चलते हुए डिश टीवी इसी तेज पे रफ्तार से अपने सब्सक्राइबर्स और नए ऐड करती हुई नजर आएगी। ये इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। कुछ एक नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करने की कोशिश करें जिसमें अगर 1 साल का एडवांस रेंटल आप दें तो सेट टॉप बॉक्स फ्री देने की कोशिश की जा रही है। और अब जिस तरह से Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में कैश लागू किया जाना है और शायद अक्टूबर के अंत तक पहला एक वो चरण हो सकता है जिसमें इन सिटीज़ को कवर किया जाएगा। ये भी डिश टीवी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट बुक है उस लिहाज से वो देखा जाए तो सन टीवी या फिर रिलायंस और टाटा स्काई के मुकाबले इनके पैकेजेस जो हैं वो लगभग 30-40% डिस्काउंट पर हैं। इस लिहाज से हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि बड़े FIs इस स्पेस पर अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और फिर से यहाँ पर अच्छी खरीदारी बन सकती है। इन सब पॉजिटिव ट्रिगर्स के चलते हमारे सेलेक्टर्स का मानना है कि डिश टीवी आज और आने वाले कुछ सेशंस में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ से भी हमें 15-20% तक की अपसाइड की उम्मीद नजर आती है, लेकिन वो एक पोजिशनल कॉल होगा। इंट्राडे के लिए 46 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चलें। 42-50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। तो ये थे हमारे शुरुआती 3 बल्लेबाज। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट भी। मिडिल ऑर्डर में शुरू करें इससे पहले हमने अब तक जो खिलाड़ी उतारे हैं उसमें बताते हैं आपको। अल्ट्राटेक सीमेंट लॉन्ग करने की सलाह है, वहीं पे बाटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज तीनों में ही खरीदारी सलाह सेक्टर दे रहे हैं। NLG की टीम में भी इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज और डिश टीवी तीनों में ही खरीदारी की सलाह उनके सेक्टर्स ने भी अब तक दी है। मिडिल ऑर्डर की शुरुआत करें, यहाँ पे
यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला स्टॉक होगा जहां पे सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। काफ़ी करेक्शन इस स्टॉक ने झेला है और उसके बाद अब इसमें कल अच्छी खासी तेज़ी दिखी है, उससे पहले भी इसमें तेज़ी आई है। तो सेक्टर्स को लगता है कि इस रैली में ये पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आपको इस मोमेंटम का फ़ायदा उठाना चाहिए। 2560 का लक्ष्य लेते हुए इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर कल भी टीम में शामिल था और रिटर्न भी आपको बेहतरीन दिए हैं। अभी भी सेक्टर्स का मानना है कि इस स्टॉक में आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। ऐसे कोई बहुत बड़े नेगेटिव कारण नहीं दिख रहे हैं जिससे कि आप पोजीशन हटाएं और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह बनती है। सेक्टर्स को लगता है कि बाईबैक का सपोर्ट भी यहाँ पे रहेगा, प्राइस बहुत नीचे नहीं जाएगा, इसलिए सेक्टर्स को लगता है 345 के टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सिप्ला लेकिन एक स्टॉक होगा जहां पे सेक्टर्स कल की ही कॉल को कंटिन्यू करेंगे और यहां पे बिकवाली की सलाह होगी। कल 700 पॉइंट की रैली में भी स्टॉक फ्लैट बंद हुआ, जो कि सेक्टर्स को लग रहा है कि अब जो डिफेंसिव है, खासतौर पे जो फार्मा वाले स्टॉक्स हैं वहां पे थोड़ी सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सिप्ला उनमें से एक होगा, इसलिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे 429 का लक्ष्य लेते हुए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और 444 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। अनिल जी, आईडीएफसी निफ्टी के एकमात्र स्टॉक को यहाँ पर हम उतारेंगे बल्लेबाज के तौर पर और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि चूंकि निफ्टी का हाई बीटा स्टॉक है लेकिन पिछले 4 सेशन से अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। वजह ये थी कि पहले यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो इंडिकेशन आए थे कि यहाँ पर आईडीएफसी को यहाँ पर अपनी लिमिट एफआईज की कम करनी है, लेकिन वो लिमिट कम करके 54% के नीचे आ चुकी है और अब चूंकि एफआईज के पास खरीदारी करने का एक लिमिटेड रूम है, 54% के नीचे एफआईज लिमिट आ चुकी है और स्टॉक ने पिछले 4 सेशन में निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि एफआईज डेस्क पर आज खरीदारी का एक रुझान दिख सकता है, तो ऐसे में ये स्टॉक फिर से 54% की लिमिट के आसपास हिट करने की कोशिश कर सकता है और उस लिहाज से जिन एफआईज को इस स्टॉक में खरीदारी करनी है उनके लिए यहाँ पर ये बेहतरीन मौका है, इससे पहले कि लिमिट फुल हो जाए। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं उस लिहाज से खरीदारी का मौका यहाँ पर आज के सेशन में बन सकता है। कुछ बड़े फंड फ्लोज की हम उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिहाज से यहाँ पर खरीदारी आपको काउंटर पर देखने को मिल सकती है। 94 से 95 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए आईडीएफसी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं और एक 88 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। कैश मार्केट के स्टॉक स्पाइस जेट को उतारेंगे। हमारे सिलेक्टर्स का फेवरेट स्टॉक ये बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सेशन से धीरे धीरे काफी अच्छे बेहतरीन रिटर्न्स आपको ऊपर की तरफ दे रहा है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अब भी यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है। 2 पॉजिटिव खबरें हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि कल जिस तरह से एविएशन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया और उन्होंने सब राज्य सरकारों को आग्रह किया है कि वो एविएशन के एटीएफ पर जो फ्यूल है उस पर टैक्स कम करें, जिससे कि इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और जो कुछ भी बचत हो वो कंज्यूमर्स को ये पास ऑन कर सकें। तो कहीं न कहीं इनकी कॉस्ट कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। दूसरी बात है कि 20 सितंबर नज़दीक आ रहा है, जेट इतिहाद डील होना लगभग तय समझा जा रहा है। ये डील होती है तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव होगी। वैसे भी टाइगर एयरलाइंस और दूसरी कई और एयरलाइंस के साथ स्पाइस जेट की बातचीत चल रही है और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि जेट की तरह अगर स्पाइस जेट में भी किसी तरह की स्टेक सेल होती तो वो काफ़ी प्रीमियम पर होगी, क्योंकि प्रोमोटर्स खुद ही 42-43 रुपए के आसपास एवरेज प्राइस पर अपनी स्टेक बढ़ा चुके हैं। उस लिहाज से 23 रुपए के टारगेट के साथ स्पाइस जेट में आज के लिए खरीदारी का एक मौका बन सकता है। 21 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर लगा लें। टीम का पहला गेंदबाज भेल, आज यहाँ पर बिकवाली करने की राय हमारी भी और साथ ही दिग्गज एफआईज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी यहाँ पर आज सेल रिपोर्ट आई है और उन्होंने अंडर परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य काफ़ी तेजी से भेल के लिए घटाया है। 150 रुपये का पहला लक्ष्य था, स्टॉक उसके बेहद करीब ट्रेड कर रहा है और लक्ष्य सीधा घटाकर 100 रुपये कर दिया है। अगर बाजार कमज़ोर हुआ तो जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट आपको आज भेल पर देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से 136 के टारगेट के लिए बिकवाली करें, 145 का स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। तो ये थे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और अब वक्त है फ्री हिट का। ब्रिटानिया को फ्री हिट के लिए सेलेक्टर्स ने चुना है और उसकी वजह यह है इसमें कि एक डेवलपमेंट जो इसमें हो रहा है, बेंगलोर की अपनी ये एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और एक्चुअली वो रिप्लेस हो रही है प्रॉपर्टी, वहाँ से अपना हेड ऑफिस ये चेंज करेंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे वाइट फील्ड में और ये प्रॉपर्टी 700 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रही है जो बिकेगी। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है और वो इस समय इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का फीस कंपटीशन इस स्पेस में बनता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे अगर ये कैश इनको अपने ही इंटरनल एक्रूवल से मिले बिना किसी नुकसान के, तो वो सेलेक्टर्स को मानना है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो हालत इस समय रियल एस्टेट की है उसमें जो ये डील करने वाले हैं वाइट फील्ड में, वो भी इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी आ रही। तो सेक्टर्स मानना है कि ये 700 करोड़ का जो प्रॉपर्टी इनकी बिकेगी बेंगलोर में, वो बुक्स में आएगी सीधे और उसका काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि आज आपको ब्रिटानिया में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 748-50 तक के टारगेट के साथ आपको इसमें लॉन्ग साइड पोजीशन बना के अप्रोच करना चाहिए। 734 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। अनिल जी,
टाइटन इंडस्ट्रीज, ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज। और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर आज एक खरीदारी का बेहतरीन मौका आपके लिए बन सकता है, क्योंकि उम्मीद करें कि फंड्स की तरफ से आज एक बड़ी खरीदारी की यहाँ पर एक गुंजाइश बनती है। और वजह यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है टाइटन इंडस्ट्रीज पर, और उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की ओवरवेट की राय दी और लक्ष्य 315 रुपये का टाइटन के लिए रखा है। 315 रुपये का लक्ष्य, यानी कि यहाँ से 30% की अपसाइड टाइटन पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की दिग्गज एफआईएस की एक बड़ी फॉलोइंग होती है और उसके बाद खरीदारी आती है, आज भी आती हुई दिखेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट टाइटन पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने लिखी है। पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा है ये कि जिस तरह से रेगुलेटरी ओवरहैंग थे, काफ़ी नियमों में सख्ती की जा रही थी, उनका ये मानना है कि वो दौर अब खत्म हो चुका। जो कुछ भी नियम टाइट होने थे वो हो चुके हैं। अब इन नियमों में धीरे धीरे ढिलाई आती हुई दिखेगी, जिस तरह से रुपया फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात है कि उन्होंने जो कुछ भी ग्राउंड चेक किया उस लिहाज से अब फेस्टिव सीजन जो शुरू होता हुआ दिख रहा है उसमें डिमांड काफ़ी मजबूत रहेगी। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना है कि दूसरी तिमाही में डिमांड के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से टाइटन इंडस्ट्रीज नतीजों में सरप्राइज करने की कोशिश करेगा। तीसरी बात है कि इंपोर्ट को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उनका ये मानना है कि जो इन्वेंट्री लेवल उन्होंने चेक किया है, उनके पास सफिशिएंट इन्वेंट्री है कि वो इस फेस्टिव सीजन की डिमांड को पूरा कर सके, उतना गोल्ड उनके पास है। तो ऐसे में गोल्ड के बढ़े हुए दामों का कोई नेगेटिव असर टाइटन पर आता हुआ नहीं दिखेगा। इन सारे फैक्टर्स के चलते बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है, 30% की अपसाइड दी। हमें लगता है उनकी रिपोर्ट पर एक आज उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 255 रुपये का लगाकर चलें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपनी तेजी की पोजीशन में बरकरार रखें। नीचे की तरफ पहला स्टॉप लॉस आपका 241 रुपये का होगा और टाइटन इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय हमारे सिलेक्टर्स की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रखेंगे आपके सामने पिंच हिटर्स। पिंच हिटर सेगमेंट में पहले बैंक के दो स्टॉक होंगे जहां पे शॉर्ट करने की सलाह होगी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों में बिग वाली सलाह होगी। जैसा कि शुरुआत में सेलेक्टर्स ने कहा था कि बैंक निफ्टी अपने लोस के आसपास जाके बंद हुआ और एसबीआई तो इनफैक्ट 1% कमजोर बंद हुआ है। सेलेक्टर्स का परफेक्ट मानना है कि यहाँ पे आज की गिरावट होती है, बैंक लीड करते हुए दिखेंगे। 1590 से नीचे के लक्ष्य के साथ एसबीआई में शॉर्ट करके चलिए और बैंक ऑफ बड़ौदा 460 का टारगेट लेते हुए इसमें भी शॉर्ट करके चलिए। ये स्टॉक भी काफ़ी वीक होता हुआ दिख रहा है। और अंत में एक और विप्रो, यहाँ पे भी शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेक्टर्स का पहले मानना था कि काफ़ी अच्छी इसमें रैली हुई और जिस तरीके से निफ्टी ने रैली की उस तरीके से स्टॉक में भी तेज़ी दिखाई, लेकिन अब यहाँ पे एक कमज़ोरी आती हुई दिख रही है। 464 के टारगेट के साथ विप्रो में भी आप शॉर्ट करके चलें। आपके दो बैंक्स का जवाब बैंक से देंगे। फर्क इतना है कि ये दोनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे। यस बैंक, ये होगा हमारा पहला गेंदबाज पिंच हिटर सेगमेंट में। शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय यहाँ पर 311 के स्टॉप लॉस के साथ 295 का रखें टारगेट। इंडसइंड बैंक एक और निफ्टी का स्टॉक, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की। 390 के टारगेट के लिए बिग वाली करें, यहाँ पर भी आप 415 का स्टॉप लॉस लगा लें। और जेपी एसोसिएट एक और निफ्टी का स्टॉक, जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। हाई बीटा स्टॉक और काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है, हमने कई बार इसे रिकमेंड भी किया, लेकिन डील लगता है टलती हुई दिख रही है। और ऐसे में जो कुछ भी ट्रेडर्स की तेजी की पोजीशंस बनी है वो शायद थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखे। हाई बीटा स्टॉक है, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड ना करें, क्योंकि लोअर साइड से खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। डील अब भी आगे पीछे होने वाली है, तो उस लिहाज से थोड़ा सावधान रहे। 42 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। 38 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको टारगेट रखकर यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। पूरी टीम मेरी आपके सामने। नीरज, पसंदीदा प्लेयर आपका? स्पाइस जेट के साथ जाएंगे और दो खबरों की जैसे सेक्टर्स को पसंद है। एक तो ये कि इन्होंने अभी रेट्स बढ़ाए, फेयर बढ़ाया, सारा कुछ, और फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत फायदा इनको होने वाला। दूसरा, एटीएफ इंपोर्ट करना इन्होंने ऑफिशियली कल से शुरू कर दिया है, तो सेक्टर्स को लगता है दोनों खबरें पॉजिटिव हैं। स्पाइस जेट में 23 का टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है आज। मेरी टीम में गेंदबाज भी हैं। फ्री हिट ब्रिटानिया के साथ जाएंगे। जिस तरह की स्टोरी आप बता रहे हैं, जो कि इनकी रियल एस्टेट बेंगलोर की बेचने की योजना है, वो इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। वैसे भी एफएमसीजी स्टॉक्स मजबूत तो हैं ही, और ब्रिटानिया ने पिछली तिमाही में बेहद शानदार नतीजे पेश किए, तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। ऐसे में 748 रुपये के जो टारगेट्स हैं आपके, हमें लगता है काफ़ी कंजर्वेटिव है। स्टॉक शायद उसके ऊपर ही खुलता हुआ नजर आए, तो कैप्टन चॉइस के तौर पर होगा ब्रिटानिया। तो पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच दो कैप्टन के बीच, आशीष और हेमंत। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.